एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस समय यूथ कंपटीशन टाइम जो कि हिस्ट्री बुक्स है, इसके प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को हम कवर कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास में हमारा दक्षिण भारत का इतिहास इस समय चल रहा है। दक्षिण भारत के इतिहास में हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि 33 पार्ट से है दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट है। आज इसका 34 पार्ट है दक्षिण भारत का। और इसके पहले भी वीडियो जो है सारे प्राचीन इतिहास से ही हैं, गुप्त एंड गुप्तोत्तर और जो है मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, सारे टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं। इसलिए आप उन टॉपिकों को भी पहले कंप्लीट कर लें, जिससे आपका एक सीरियल वाइज कंटिन्यू प्राचीन इतिहास कवर हो जाए। तो आइए, कल हमने राजा धीराज द्वितीय के बारे तक हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि चोल शासक थे। तो कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में आइए थोड़ा बता देते हैं, फिर इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो कुलोत्तुंग तृतीय जो है, इनका शासनकाल जो है 1179 से 1218 ईस्वी तक था, और जो है चोल वंश के अंतिम महान शासक थे। इसका जो है सर्वप्रथम एवं शत्रुओं से युद्ध जो है कोंग राज्य में हुए विद्रोह को दबाना और जो है उस पर अधिकार करना था। इसी के समय जो है पांड्य राज्य में, इसी के राज्य में वीर पांड्य और विक्रम पांड्य के मध्य जो है गृह युद्ध चल रहा था कुलोत्तुंग तृतीय के समय, जिसमें जो है वीर पांड्य का साथ जो है श्रीलंका शासक ने, और कुलोत्तुंग तृतीय जो है इसमें विजयी हुए। और इस विजय के उपलक्ष्य में जो है उन्होंने मदुरा में विजय स्तंभ स्थापित किया था। इसने जो है कुलोत्तुंग तृतीय ने जो है होयसल, चेर, गंग एवं मलयान में विजित किया, और जो है विजित करने के बाद जो है उनको अधीन होने के लिए भी विवश किया था। कुलोत्तुंग तृतीय के समय जो है 1201 से 1202 ईस्वी में जो है भयंकर अकाल भी पड़ा था, जिससे निपटने के लिए इसने अतुल्य संपत्ति भी खर्च की थी। और कुलोत्तुंग तृतीय ने तंजौर में त्रिभुवन स्थल पर जो है कम्पटेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। इसी के दरबार में एक कम्मन जो थे विद्वान, उन्होंने रामावतार नामक जो है पुस्तक लिखी थी, जिसे तमिल रामायण के नाम से जाना जाता है, तमिल रामायण कहा जाता है। तो इतने कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में आप जान लीजिए। आइए, अब आपको कुलोत्तुंग तृतीय के बारे में मालूम हो गया होगा। आइए, मैं इनके क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। तो जो चोल राजवंश के अंतिम महान शासक कौन थे? तो कुलोत्तुंग तृतीय थे। किस चोल शासक ने संरक्षण में तमिल कवि कम्बन ने तमिल रामायण या रामावतारम की रचना की थी? तो कुलोत्तुंग तृतीय के शासनकाल में की थी। और कुलोत्तुंग तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजराज तृतीय आसीन हुए थे। राजराज तृतीय की शासनावधि क्या थी? 1218 से 1246 ईस्वी तक था। राजराज तृतीय के पश्चात चोल साम्राज्य के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो राजेंद्र तृतीय आसीन हुए थे। राजेंद्र तृतीय की शासनावधि क्या थी? तो 1246 से 1279 ईस्वी तक थी। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय थे। इनका भी शासनकाल जो है 1246 से 1279 तक था। अभी देखिए, क्वेश्चन भी है ऊपर, इनका शासनकाल था। आइए, चोल युगीन जो है इनकी संस्कृति के बारे में इनसे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किस राजवंश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो चोल वंश को जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चोल वंश के शासन का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। किस राजवंश के शासनकाल में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल राजवंश था। ये अपने शासन काल के टाइम ही जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उत्तरग्राम प्रशासन की थी। चोल प्रशासन में उदय कट्टम नामक जो है अधिकारी का क्या कार्य था? तो राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करता था। लिपिबद्ध का मतलब लिखता, पूरा लेखा जोखा रखता था। चोल अभिलेख किन भाषाओं की लिपियों से मिलते हैं? तो जो चोल अभिलेख हैं उनमें जो है तमिल, संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़, इन भाषाओं और लिपियों में जो है इनके अभिलेख मिलते हैं।
पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उदयकुट्टम शब्द से क्या तात्पर्य था? तो उदयकुट्टम जो है चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का समूह था। चोल प्रशासकीय व्यवस्था में सभा में किनको शामिल किया जाता था? तो सभा में अग्रहारों के वयस्कों के लोगों को जो है शामिल किया जाता था। प्राचीन भारत के राजवंश में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो ये अत्यंत प्रभावी और स्वायत्त प्रणाली का होना जो है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण समझा जाता था, क्योंकि इनकी जो ग्राम प्रशासन व्यवस्था थी वो बहुत श्रेष्ठ थी। चोल प्रशासन के अधिकारियों की चयन की प्रक्रियाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो जो उत्तर मेरूर अभिलेख है, तो यहाँ से इनकी चयन की प्रक्रिया की जानकारी जो है प्राप्त होती है। और उत्तर मेरूर लेख किसका है? तो परांतक प्रथम जो चोल शासक थे उन्हीं का उत्तर मेरूर लेख उन्हीं के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। किस उद्देश्य से चोल शासकों ने भूमि का विस्तृत मापन कराया था? तो राजकीय राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु जो है उन्होंने भूमि का विस्तृत मापन कराया था। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक या जल सेना के शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश जो है अपनी नौसैनिक या जल सेना की शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। चोलों के समय जो कि सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी, उसकी कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? तो आलूगढ़म जो है इनकी जो है कार्यकारिणी कहलाती थी। चोलों के आधीन ग्राम प्रशासन के ब्यौरे जिन शिलालेख में हैं वे अधिकांशतः किस स्थल से प्राप्त किए गए हैं? तो उत्तर मेरूर स्थल से प्राप्त किए गए हैं। चोल शासक किस मत के प्रबल अनुयायी थे? तो इस शैव मत के प्रबल अनुयायी थे। चोल प्रशासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? तो वैदेशिक विभाग से संबंधित था। वैदेशिक या विदेश विभाग से संबंधित था। जो भी ऑप्शन में आए उसको आप क्लिक करिएगा। वैदेशिक भी पहुंच सकता है, विदेश विभाग भी पहुंच सकता है। चोल कालीन में कौन सी प्रशासनिक इकाई व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? तो नगरम जो है जो प्रशासनिक इकाई थी वो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। चोल प्रशासन में सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुर्रम जो है सबसे छोटी इकाई थी। चोल काल में पेरुवली किसे निरूपित करते थे? तो पेरुवली जो है प्रमुख मार्ग को निरूपित करते थे। चोल काल में सोने का सिक्का क्या कहलाता था? तो काशु, कलंज या पून तीनों नाम से इसको जाना जाता था, जो कि सोने का एक सिक्का था। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द से क्या अभिप्राय है? तो नाडु के खर्च के हेतु कर था नाट्य विनियोगम। चोल प्रशासन में पडिका वल्कुली से क्या तात्पर्य है? तो पडिका वल्कुली जो है स्थानीय प्रधानों की सुरक्षा के बदले में लिया जाने वाला कर था। चोल काल में कौन सा शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? तो साला भोग जो है शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था। यह कर जो है शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था, शाला भोग कर। शाही चोल राजाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में शाला भोग शब्द का क्या अर्थ था? तो विद्यालय के रख रखाव के लिए दान की गई भूमि जो है शाला भोग कहलाती थी। चोल साम्राज्य में लगान या भू राजस्व वसूली का माध्यम क्या था? तो ग्राम सभा जो है भू राजस्व वसूली का माध्यम था। चोल राज्य में चतुर्वेद मंगलम से क्या तात्पर्य है? तो चतुर्वेद मंगलम से तात्पर्य था जो कर मुक्त भूमि थी, जिसपे मतलब कोई कर या टैक्स नहीं दिया जाता था, तो उसे जो है चतुर्वेद मंगलम भूमि कहते थे। चोल काल में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो तनियूर कहा जाता था। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय है? तो वेट्टी जो है सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार जो है वेट्टी से अभिप्राय है। चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का सही घटता क्रम क्या था? तो मंडलम, कोट्टम, नाडु, फिर कुर्रम। सबसे छोटा कुर्रम था। चोलों के अंतर्गत तट्टोली कर किससे वसूल किया जाता था? जो तट्टोली कर था इस सुनारों से वसूल किया जाता था। चोलकालीन केंद्रीय अधिकारियों की श्रेणियों के उच्चतम तथा निम्नतम श्रेणी क्रमशः कौन सी थी? जो उच्चतम श्रेणी थी वो पेरुंदम थी और जो निम्नतम श्रेणी थी वो सिरुंदम थी। चोल वंश में औले नामक पदाधिकारी का क्या कार्य करता था? तो जो औले जो पदाधिकारी थे वो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करते थे। चोलकालीन नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? तो नाडु की जो सभा थी वो नट्टार थी। चोलकालीन
न्यायालयों को किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मासन तथा धर्मासन भट्ट के नाम से जो है न्यायालयों को जाना जाता था। चोलकालीन न्यायाधीशों को किन नाम से जाना जाता था? तो जो न्यायाधीश थे उन्हें धर्म भट्ट के नाम से जाना जाता था। चोल काल में आय के प्रमुख साधन क्या थे? तो जो भूमि कर जो है आय के प्रमुख यही साधन थे। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई देख लीजिए। सबसे पहले साम्राज्य था, फिर उसके नीचे मंडलम, मंडलम के बाद कोट्टम या कोट्टयम या वलनाडु, फिर उसके बाद नाडु जिसे जनपद या जिला के नाम से जाना जाता था, फिर कुर्रम, फिर उर और ग्राम सभा थी। ये इसका क्रम था। सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे लास्ट में सबसे उर ग्राम सभा थी। क्योंकि ये क्रम वाइज ही एग्जाम में पूछता है, सीरियल वाइज लिख देगा कौन सा क्रम सही है, तो इसको आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिएगा। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो तंजौर से जो है चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसने कहा कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया? तो फर्ग्यूसन ने इसे कहा था। चोल काल में बनी कौन सी प्रतिमा सर्वाधिक विख्यात हुई? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा जो है सर्वाधिक विख्यात हुई। किस मंदिर परिषद में भगवान विशालतम नंदी की मूर्ति निर्मित है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो कि तंजौर में है, यह विशालतम जो है यहाँ नंदी की मूर्ति जो है निर्मित है। कौन सा चोलकालीन मंदिर यूनेस्को या द्वारा विश्व की विरासत सूची में शामिल की गई है? तो राजराजेश्वर जो शिव मंदिर, यही बृहदेश्वर मंदिर है, राजराजेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसे बृहदेश्वर मंदिर के भी नाम से जाना जाता है, जो कि तंजौर में है। तो ये जो है विश्व विरासत सूची में, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल की गई थी। इसे राजराज प्रथम के द्वारा ही बनवाया गया था। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं की देवाकृति प्रायः किस प्रकार की होती थी? तो चतुर्भुज प्रकार की होती थी। विजयालय ने तंजौर को किस नाम से दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जो विजयालय ने निशुंभ सूदनी नाम से जो है दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। किस मंदिर के विषय में पर्सी ब्राउन ने गीतों की तरह संवेदना उत्पन्न करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा था? तो गंगैकोंड चोलपुरम जो शिव मंदिर था, उसको जो है पर्सी ब्राउन ने संवेदना उत्पन्न करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा था। और गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर जो है शिव मंदिर, ये राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। चोलकालीन कौन सा स्मारकीय मंदिर जो है स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर जो है स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। चोल कलाकार कल्पना में महान तथा साज सज्जा के जौहरी थे, यह कथन किस कलाविद का है? तो फर्ग्यूसन का है। और द्रविड़ मंदिर में स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो गोपुरम जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है। चोल काल में तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान कौन था? जो सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे ये जयगोंदार थे। आगे इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। तमिल विद्वान जयगोंदार किस चोल शासक के राजकवि थे? तो कुलोत्तुंग प्रथम के जो है राजकवि थे। चोलकालीन प्रमुख की साहित्यिक रचनाएं देख लीजिए। इधर विद्वान हैं, इधर उनकी रचनाएं हैं। तो जो जयगोंदार थे, इनकी रचना जो थी वह कलिंग तुरपाणी थी, और कंबन की रामावतार थी, जो कि तमिल रामायण थी। तमिल का रामायण या तमिल के रामायण के रूप में जाना जाता था रामावतारम को। और सेक्किलार जो है पेरियम पुराण थी, और पुलेगिंद जो है नलवेम्ब थी। तिरुक्त देवर जो है जीवक चिंतामणि, तिरुक्त देवर ने जीवक चिंतामणि लिखी थी। और तोलामोली ने सूलामणि जो है नामक रचनाएं लिखी थी। बुद्ध मित्र ने जो है वीर सोलियम नामक रचना लिखी थी। आगे देख लीजिए चोलकाल समितियां तथा उनके कार्य। जो तोट्टवारियम थी उसे उद्यान समिति संबंधित थी। एरिवारियम तालाब समिति तालाबों की मरम्मत की देखरेख करती थी। जो गणवारियम थी ग्राम सभा के कार्यों की व्यवस्था के लिए थी। पौनवारियम जो है स्वर्ण समित मुद्रा का विनियमन थी। और न्यायोतार वारियम जो है न्याय समिति से संबंधित थी। पंचावार वारियम जो है 5 समितियों के कार्यों का निरीक्षण करना, अन्य विद्वानों के अनुसार राजा के लिए अनाज के रूप में भूमि कर जो है प्राप्त करना था, पंचवार वारियम का कार्य था। और संवत्सवार वारियम जो है वार्षिक समिति जो विभिन्न समितियों की कार्यों की देखरेख करती थी। उदासीन वारियम जो है
ये कुछ विद्वान इसे सन्यासी की संख्या मानते थे, किंतु इसका कार्य जो है विदेशियों की देख रेख करना था उदासीन वारियम का। कोयलिया वारियम जो है यह मंदिरों के कार्यों की व्यवस्था करती थी, और जो महाजन थी यह अग्रहार ग्रामों का शासन देखती थी। इसमें ब्राह्मणों के प्रतिनिधि ही शामिल होते थे महाजन में। चोलकालीन की प्रमुख शब्दावली देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूछा जाना है 101%। जब आप एग्ज़ाम देंगे तब यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही, इसलिए इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए, कई बार रिवीजन करिए तो आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा अच्छी तरह से। चोलकालीन प्रमुख शब्दावली देखिए जो है, पिंडारी जो है ग्राम्य देवी थी। वरितपोक गड़क जो है राजस्व विभाग की पंजिका थी। कलंज जो है चोलों का स्वर्ण सिक्का था। तट्टोपाट्टम जो है स्वर्णकार थे। उपायम जो है स्वर्णकार थे। इडांगी पाट्टम जो है दुकान थी। उल्लू कुनीर पाटम जो है जल स्रोत थे। इडेरीवार जो है बांट माप थे। नगरतार जो है नगर की सभा थी। आयम जो है राजस्व था। कुडिमय जो है लगान था। मरमजाड जो है वृक्षकर थे। किडाकाश जो है नर पशु पर लगाने वाला कर था। पडिकावल जो है गांव की रक्षा के लिए जाने वाला कर था। मनईरे जो है भवन कर था। मागमय जो है कुम्हार लोहार सुनार से लिया जाने वाला कर था। पेवर जो है तेलियों से लिया जाने वाला कर था। आजीव कक्कास जो है आजीविकों पर लगने वाला कर था। कड़ैरे जो है दुकानों पर लगने वाला कर था। वासिल रमम जो है द्वार कर था। बड़े पर्रे जो है पदाति सैनिक थे। बिलिगल जो है धनुर्धारी थे। कुदरेच चेवर वगैरह जो है अश्वारोही जो है सैनिक थे। आगे देख लीजिए। अनैयाट ककर कुजिल मल्लर जो है गजसेना थे। बड़े अजीब गरीब नाम हैं, दक्षिण भारत का इतिहास है, इसलिए आपको इसको कई बार पढ़ना पड़ेगा, तब आपको अच्छे से अटपटे नाम नहीं लगेंगे, रिवीजन में आ जाएंगे। उदयकुट्टम जो है प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि अधिकारी थे। नाडू जो है जिला थे। वारियम प्रणाली जो है समित प्रणाली, जिसमें सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती थी। पडिकावल कूली जो है सुरक्षा कर था। और कमाड़चेरी जो है शिल्पकारों के भवन थे। सुडुगाट जो है शमशान घाट थे। नट्टार जो है जिले की सभा थी। वलनाडु जो है मंडलम या प्रांत थे। पेरुंदम जो है उच्च अधिकारियों का वर्ग था। सिरुंदम जो है निम्न श्रेणी का वर्ग था। परिचेरी जो है वह भूमि जिस पर निम्न वर्ग के लोग झोपड़ी बनाकर रहते थे। पथकर जो है अंतर्जातीय कर था। पेशावर जो है किसी विशेष पेशा करने वाले से वसूल किया जाने वाला कर था। औलेकियानम जो है प्रधान सचिव थे। तरुंदम जो है एक प्रधान कर्मचारी थे। अग्रहार जो है ब्राह्मणों का ग्राम था। सभा जो है ब्रह्मदेव की ग्रामों की सभा थी। उर जो है सामान्य गांवों की सभा थी। कड़गम या पडैविड जो है सैनिक छावनी थी। परैया जो है अछूत थे। नानादेशी जो है व्यापारियों की संख्या थी। और वेट्टी जो है श्रमिकों से बेगार के रूप में लिया गया कर था वेट्टी। आगे देख लीजिए। वातापी या बादामी के चालुक्य वंश से क्वेश्चन देख लीजिए। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी, जिसे बादामी के नाम से भी जाना जाता है। किस राजवंश में प्रायः महिलाओं को प्रशासन के उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो जो चालुक्य साम्राज्य था इसमें महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था? तो मातवालिन ने जो है चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया था। किस चालुक्य शासक ने श्री पृथ्वी बल्लभ, सत्याश्रय और रण विक्रम की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशिन प्रथम ने धारण की थी। चालुक्य नरेश कीर्तवर्मन को किस अभिलेख में बहुसुवर्ण अग्निष्ठोम यज्ञ करने वाला कहा गया है? तो महाकूट स्तंभ लेख में कहा गया है। किस चालुक्य वंशीय शासक ने बादामी के गुहा मंदिर या विष्णु मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया था? तो मंगलेश ने करवाया था।
ऐहोल प्रशस्ति में राजकवि ने किस राजा की कीर्ति का विवरण दिया था? तो ऐहोल प्रशस्ति में जो है पुलकेशिन द्वितीय राजा जो था तो उसकी जो है रविकीर्त ने इसका विवरण दिया था। किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों के महाकवियों के नामों का उल्लेख है? तो जो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल प्रशस्ति है इसमें जो है कालिदास एवं भारवी दोनों महाकवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। 12वीं शताब्दी के अंत में चालुक्यों और 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोलों के विखंडन के पश्चात दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले 4 राज्य कौन से थे? तो पांड्य, होयसल और काकतीय यादव जो है ये 4 राज्य थे जो राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले थे। पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो पल्लव वंशीय शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पराजित किया था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। बादामी या बातापी के चालुक्यों की राजभाषा क्या थी? कन्नड़ थी। किस चालुक्य नरेश ने बादामी के महाविष्णु संग्रह का निर्माण कराया था? तो मंगलेश ने कराया था। किस चालुक्य शासक को पश्चिमी सागर का गौरव कहा जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता है। ऐहोल प्रशस्ति कहाँ पर स्थित थी? तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को वेगी आंध्र प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया, जहां उसने पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। तो विष्णुवर्धन ने की थी। प्रशस्तिकार रविकीर्त जो जैन धर्मावलंबी थे, इसने किस मंदिर को निर्माण करवाया था? तो मेगुती मंदिर का निर्माण करवाया था। वातापी के किस चालुक्य शासक ने सर्वाधिक समय तक राज्य किया? तो विजयादित्य ने सर्वाधिक समय तक राज्य किया था। इनका शासनकाल जो है 696 से 733 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। विजयादित्य ने पतदक्कल के किस मंदिर का निर्माण कराया जिसके देवता को विजयेश्वर के नाम से पुकारा गया था? तो शिव मंदिर को इन्होंने निर्माण करवाया था। किस चालुक्य शासक के समय अरबों का आक्रमण हुआ था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के समय जो है अरबों का आक्रमण हुआ था। चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मा अपने किस सामंत को पराजित हुआ तथा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की? तो जो कीर्तिवर्मा था वो दंत दुर्ग राष्ट्रकूट वंश से पराजित हुआ और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना फिर दंत दुर्ग ने की थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने अरबों के आक्रमण को विफल करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अवनिजाश्रम मतलब धरती के निवासियों का आश्रयदाता, इसकी उपाधि जो है विक्रमादित्य द्वितीय ने धारण की थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन को पराजित करके कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कांची कोंड की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा कांची को 3 बार रौंदने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो 3 बार रौंदने का उल्लेख जो है रानी लोक महादेवी के पट्टगल लेख में जो है ये उल्लेख मिलता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने कांची को 3 बार आक्रमण या 3 बार वहाँ पर रौंदने का उल्लेख मिलता है। बादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। आगे देखिए कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। तो कल्याणी के जो पश्चिमी चालुक्य वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जयसिंह के द्वारा की गई थी। विक्रमांक देव चरित किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो विल्हड़ की रचना है। विक्रमांक देव चतुर्थ ने किस अभिलेख में कहा कि 59 चालुक्य राजाओं ने अयोध्या में राज किया फिर वे दक्षिण चले गए? तो कैथूम लेख में यह जानकारी प्राप्त होती है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? तैलप द्वितीय था, जिसका शासनकाल 973 से 997 ईस्वी तक था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को कौन सा महत्वपूर्ण प्रांत पुरस्कार में दिया था? तो तारवाड़ी जो है प्रांत जो था उसको जो है पुरस्कार में दिया था कृष्ण तृतीय ने चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को। आगे देख लीजिए। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि तैलप ने मंजू परमार के ऊपर 6 बार आक्रमण किया किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ? अंतिम बार तैलप ने मंजू परमार को गोदावरी नदी के तट पर परास्त कर कारागार में डाल दिया था। तो ये जानकारी जो है मेरुतुंग का जो कृत है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ है, इससे यह जानकारी प्राप्त होती है।
आहव मल्ल और त्रैलोक्य मल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो सोमेश्वर प्रथम ने धारण की थी। और सोमेश्वर प्रथम का शासनकाल जो है 1042 ईस्वी से 1068 ईस्वी तक था। किस पश्चिमी नरेश ने 1076 से अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन करवाया था? तो विक्रमादित्य खष्ट या विक्रमादित्य 6 ने जो है राज्यारोहण के अपने मतलब राज्यारोहण के उपलक्ष्य में जो है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन करवाया था। क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये विक्रमादित्य खष्ट या इसी तरह रोमन अंक में ही देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। किस शासक ने विक्रमपुर नगर की स्थापना की तथा वहां पर भगवान विष्णु का मंदिर और एक विशाल झील का निर्माण करवाया था? तो विक्रमादित्य खष्ट ने ही करवाया था। आगे देख लीजिए। किस शासक ने अपने पिता के समान एक नया संवत चलाया जिसे भूलोक मल्लवर्ष नाम दिया तथा उसने भूलोक मल्ल तथा त्रिभुवन मल्ल की उपाधियां भी ग्रहण की? तो सोमेश्वर तृतीय ने जो है भूलोक मल्ल तथा त्रिभुवन मल्ल की उपाधियां धारण की थी। उन्होंने भूलोक मल्ल वर्ष जो है नया संवत चलाया था। और सोमेश्वर तृतीय का शासनकाल 1126 ईस्वी से 1138 ईस्वी तक था। मानसोल्लास नामक शिल्प शास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सोमेश्वर तृतीय ने की थी। पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो कल्याणी थी। और विक्रमांक देवचरित के रचयिता विल्हण तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किसके दरबार में निवास करते थे? तो ये विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में ही निवास करते थे। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। किस शासक ने 1076 से 1077 ईस्वी तक श्रीलंका के राजा विजय बाहु के दरबार में एक दूत मंडल भेजा और मैत्री संबंध कायम किए थे? तो विक्रमादित्य खष्ट ही थे। 1190 ईस्वी में देवगिरी के यादवों ने किसे परास्त कर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया था? तो सोमेश्वर चतुर्थ थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सोमेश्वर चतुर्थ थे। किस चालुक्य शासक की मृत्यु तुंगभद्रा नदी में डूबने से हुई थी? तो सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु जो है तुंगभद्रा नदी में डूबने से हुई थी। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य शासक तैलभ द्वितीय को किस चोल शासक ने पराजित किया था? तो तैलभ द्वितीय को उत्तम चोल शासक ने पराजित किया था। किस चालुक्य शासक ने राष्ट्रकूटों को राजधानी मान्यखेड़ पर आक्रमण करके कर्क द्वितीय की हत्या कर राष्ट्रकूट साम्राज्य पर अधिकार कर लिया? तो तैलभ द्वितीय ने जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था। आगे देखिए वेगी के पूर्वी चालुक्य जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड थे। वेगी या आंध्र के पूर्वी चालुक्य राजवंश ने दक्षिण भारत के किन दो नदियों के मध्य अवस्थित था? तो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य अवस्थित थे। किस चालुक्य शासक ने विशाल साम्राज्य को विभाजित कर अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दे दिया, जो वेगी के चालुक्य राज्य कहलाया था? तो बादामी या वातापी के पुलकेशिन द्वितीय को जो है यह राज्य दे दिया था, जो कि बाद में चालुक्य राज्य कहलाया था। वेगी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विष्णुवर्धन को माना जाता है। विष्णुवर्धन वेगी को अपनी राजधानी बनाया तथा कौन सी उपाधि धारण की थी? विषम सिद्ध की उपाधि जो है इन्होंने धारण की थी। आगे देख लीजिए इनके क्वेश्चनों को। पृथ्वी बल्लभ, पृथ्वी सिंह, सर्वसिद्ध जैसी उपाधियां धारण की थी जयसिंह प्रथम ने धारण की थी, जो कि जयसिंह प्रथम का शासनकाल 633 से 663 ईस्वी तक था। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस चालुक्य शासक ने धारण की थी? तो विजयादित्य द्वितीय ने धारण की थी। और विजयादित्य द्वितीय का शासनकाल 799 से 847 ईस्वी तक था। विजयादित्य द्वितीय किस धर्म के अनुयायी थे तथा जिसे 108 मंदिरों का निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शैव धर्म के अनुयायी थे विजयादित्य द्वितीय, और इन्होंने 108 जो है मंदिरों का निर्माण करवाया था। अब इनके क्वेश्चनों को और 2 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लीजिए, फिर दक्षिण भारत के अन्य राजवंश हम कल कंप्लीट करेंगे। किस चालुक्य वंश का साम्राज्य उत्तर में महेंद्रगिरी से दक्षिण के पुलिकट झील तक विस्तारित किया था? तो विजयादित्य तृतीय ने जो है उत्तर में महेंद्रगिरी से और दक्षिण में पुलिकट झील तक विस्तारित किया था, विजयादित्य तृतीय ने।
इनका शासनकाल 848 ईस्वी से 892 ईस्वी तक था। वेगी के चालुक्य शासक विजयादित्य सप्तम ने 1068 ईस्वी में किसकी अधीनता स्वीकार कर सामंत का रूप में शासन किया था? तो चोलों की अधीनता स्वीकार कर जो है इन्होंने सामंत के रूप में शासन किया था। इसका दक्षिण भारत के अन्य राजवंश का कल पार्ट लेके आएंगे, इसको आप कई बार रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है क्योंकि नाम बड़े अटपटे हैं दक्षिण भारत राजवंश के, इसलिए आपको इसको कई बार रिवीजन करना पड़ेगा। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन हैं, ज़रूर बताइएगा क्योंकि वैसे तो मेरी 100% कोशिश है कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आप रिपीटेड करिए, इन क्वेश्चनों को लर्न करिए, फिर जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो खुद ही आपको समझ जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये। ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू सो मच।